मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का आज हम नेक्स्ट ऑडियो सुनने जा रहे हैं। इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस लेसन से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल सामाजिक एंड इकोनॉमिक आर्थिक आइडिया माने विचारों पर। सपोर्टेड बाय जिसका समर्थन किया था लिबरल उदारवादियों ने ड्यूरिंग किस दौरान रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 यानी कि 1848 की क्रांति के दौरान उदारवादियों द्वारा समर्थित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचार क्या थे उसके बारे में हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आपको समझने में हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं। इट वाज द रिवोल्ट विच वाज लीड बाय अनएम्प्लॉयड। इट वाज द रिवोल्ट का मतलब 1800 यानी कि 1848 की जो क्रांति थी, रिवोल्ट माने जो क्रांति थी, विच वाज लीड। विच वाज लीड का मतलब विच माने जिसका, लीड माने नेतृत्व, बाय द्वारा किया गया था अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, वर्कर्स यानी कि श्रमिकों द्वारा, पीसेंट यानी कि किसानों द्वारा, एंड एजुकेटेड और पढ़े लिखे मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन देशों में। यानी कि जो 1848 की जो क्रांति थी, ये कहता है विच वाज लीड बाय अनएम्प्लॉयड, जिसका नेतृत्व बेरोजगार मजदूरों, किसानों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के यूरोपियन देशों के लोगों द्वारा किया गया था। लिबरल्स यानी कि जो उदारवादी थे, डिमांडेड मांग कर रहे थे द क्रिएशन निर्माण की, किसके, ऑफ ए नेशन स्टेट एक राष्ट्रीय राज्य के, ऑन किसके बेस पर, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल जो संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो, जिसमें संसद हो, संसद जिसमें चुने हुए लोग हो और वो जो नियम बनाए उसके आधार पर राज्य का निर्माण वो चाहते थे। इट मीन्स लिबरल डिमांडेड, जो उदारवादी डिमांड कर रहे थे निर्माण की, किसके, पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय सिद्धांतों पर एक राष्ट्रीय राज्य की। दे सपोर्टेड वो समर्थन कर रहे थे, ये किसका समर्थन कर रहे थे कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस है उसे आज़ादी दी जाए, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन संगठन, एसोसिएशन माने संगठन बनाने की आज़ादी दी जाए, इसका उन्होंने समर्थन किया। दे अपोज, अपोज माने विरोध करना, उन्होंने विरोध किया अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड माने अनियंत्रित, पावर्स माने शक्तियां, ऑफ डायनेस्टी रूलर्स। डायनेस्टी रूलर्स का मतलब राजवंश वाले राजाओं की, राजवंश वाले राजाओं की अनियंत्रित पावर का उन्होंने विरोध किया। दे वांटेड वे चाहते थे, कौन, लिबरल जो इन्होंने क्रांति की थी 1848 में, दे वांटेड वो चाहते थे टू सेफ गार्ड, सेफ गार्ड माने सुरक्षा, वो सुरक्षा चाहते थे किसकी, द राइट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल माने व्यक्तियों की, व्यक्तियों के अधिकारों की, अगेंस्ट गवर्नमेंट, किसके विरुद्ध, ये कहता है सरकार के विरुद्ध, यानी कि वो सरकार के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे मानव के क्या कहते हैं, अधिकारों की। इन द इकोनॉमिक स्पेयर, अगर स्पेयर का मतलब क्षेत्र, एरिया, इन द इकोनॉमिक एरिया, अगर हम इकोनॉमिक एरिया में देखें, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म माने उदारवाद, स्टूड, स्टूड माने खड़ा था, किसके पक्ष में, फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी कि बाजारों को मुक्ति दी जाए, बाजारों को मुक्त किया जाए कर वगैरह से, एंड द एबोलिशन, एबोलिशन माने समाप्ति, और ये कहता है समाप्त कर दिया जाए ऑफ स्टेट इम्पोज, राज्य जो इम्पोज लागू करता है, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब नियंत्रण, राज्य ने जो नियंत्रण लागू कर रखे हैं ऑन द मूवमेंट, मूवमेंट माने आवागमन पर, किसके, गुड्स सामानों के, एंड कैपिटल माने पूंजी के, पूंजी के और सामानों के आवागमन पर राज्य जो इम्पोज माने लागू करता है, रिस्ट्रिक्शन माने बाधाएं, उसे खत्म किया जाए, मार्केट यानी कि बाजारों को फ्रीडम दी जाए, ऐसा लिबरलिज्म चाहता था, उदारवाद चाहता था इकोनॉमिक क्षेत्र में। इस तरह हमने इस
6 पॉइंटों के माध्यम से क्लियर किया कि 1848 की जो उदारवादी जो क्रांति थी उसमें क्या विचार थे उदारवादियों के, राजनीति के मामले में, सामाजिक सोशलिज्म के बारे में, एंड इकोनॉमिक आइडियाज, और क्या आर्थिक विचार थे। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में हम पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटीज। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि। ये कहता है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब औद्योगिक क्रांति, यानी कि कारखाने लगाना। जब कारखाने लगाए गए, हेल्प उसने सहायता की इन द इकोनॉमिक, किस में सहायता की? इकोनॉमिक माने आर्थिक, प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि में, ऑफ द इंग्लिश नेशन। इंग्लिश नेशन माने अंग्रेजी राष्ट्र। अंग्रेजी राष्ट्र के आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा हेल्प की। विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ, किसकी सहायता से? व्यापार की सहायता से और दौलत की सहायता से। इट्स सक्सेस इन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। इट्स सक्सेस, इट माने इंग्लिश नेशन यानी कि अंग्रेजी राष्ट्र, सक्सेस माने सफल रहा, इन एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग का मतलब बढ़ाने में। क्या बनाने में? बढ़ाने में। इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, ओवर किसके ऊपर? अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। अदर नेशन का मतलब अन्य राष्ट्र, किस पर? द्वीप के। ये कहता है जब व्यापार और दौलत बढ़नी शुरू हुई तो अंग्रेजी राष्ट्र ने सफलता प्राप्त कर ली अपना प्रभाव बढ़ाने में उसी द्वीप के दूसरे देशों पर। रोल ऑफ पार्लियामेंट, संसद की क्या भूमिका रही ब्रिटेन के एकीकरण में? द इंग्लिश पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट का मतलब अंग्रेजी संसद, विच हैज साइज, जिसका निर्माण किया गया था, पावर फ्रॉम, विच हैज साइज, साइज का मतलब छीन लिया था, जिसने छीना था पावर, पावर माने शक्ति को, फ्रॉम द मोनार्ची, मोनार्ची माने राजतंत्र से। कब छीना था? 1688 में, एट द एंड ऑफ ए, ये कहता है प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक लंबा, कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट माने मतभेद, एक लंबे मतभेद के बाद, वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन, ये कहता है वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच, यह वो इंस्ट्रूमेंट उपकरण था, विच ए स्टेट, नेशन स्टेट, जिस कारण राष्ट्रीय राज्य बना, विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, और इंग्लैंड इसके केंद्र में था, कम टू बी फोग्ड माने उभर कर सबके सामने आया। यानी कि ये कहना चाहता है इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी, विच हैड, जो पावर में आई थी, कैसे? साइज माने छीन कर राजा की शक्ति को 1688 में, और ये कहता है एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद, वाज द इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट, वो उपकरण साबित हुआ जिसने इंग्लैंड को केंद्र के अंदर एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करने में सहायता की। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये कहता है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि हुई जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। ये कहता है और इस तरह अंग्रेजी शासन को यूनाइटेड किंगडम का नाम दे दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं अब इंग्लैंड का नाम पड़ गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कब हुआ? इसका मतलब एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है हमारा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? 1707 में। द एक्ट ऑफ यूनियन, एक यूनियन एक्ट के द्वारा जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य हुआ था। आगे हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब विलय, किसका मिलना? ऑफ आयरलैंड का, किसके अंदर? यूनाइटेड किंगडम। अभी जो 1707 में जिस यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई थी उसमें आयरलैंड का विलय होना, यानी कि उसको मिला लेना। आयरलैंड, ये कह रहा है आयरलैंड वाज फोर्सिबली, फोर्सिबली माने जबरन, आयरलैंड को जबरन या फिर बलपूर्वक, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैंने आपको फिर बताया था विलय करना या मिला लिया गया इन द यूनाइटेड किंगडम में। कब मिलाया? इन 1801 में। कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ यूनियन।
एक्ट ऑफ यूनियन 1801 के तहत ये कहता है कि एक कानून बनाकर आयरलैंड को बलपूर्वक विलय कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम के अंडर में। अब क्या हुआ ब्रिटेन के एकीकरण में इसके बाद, यानी कि हमने देखा कि कैसे औद्योगिक क्रांति से अंग्रेजी शासन जो था उसमें प्रोस्पेरिटी आई। फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट ने उसमें क्या रोल निभाया। फिर हमने देखा एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा किस तरह अंग्रेजी शासन को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। फिर उसके बाद देखा कि हमने 1801 में किस तरह आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। अब हम बात करेंगे नेशनल सिंबल की। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोग्ड, एक नया ब्रिटिश यानी कि ब्रितानी राष्ट्र वाज फोग्ड माने उदय हो चुका था थ्रो द प्रोपोगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ये कहता है कि थ्रो जिसके द्वारा प्रोपोगेशन का मतलब प्रचार किया गया, ए डोमिनेंट का मतलब एक डोमिनेंट माने एक प्रभुत्वशाली इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी संस्कृति का, क्योंकि अब वो एक क्या बन चुका था, एक बड़ा राष्ट्र बन चुका था। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, इसलिए इस नए ब्रिटेन के सिंबल जो प्रतीक थे वो भी नए बनाए गए। द ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जिसे यूनियन जैक का नाम दिया गया। नेशनल एंथम, न्यू नेशनल एंथम की रचना की गई। गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो नेशनल एंथम का राष्ट्रीय गान का नाम था। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, और जो अंग्रेजी लैंग्वेज थी वर एक्टिवली प्रोमोटेड, इसे सक्रिय रूप से प्रोमोटेड माने आगे बढ़ाया गया। एंड ओल्डर नेशन, और जो पुराने राष्ट्र थे सर्वाइव, अब वो जीवित थे ओनली केवल सब ऑर्डिनेट पार्टनर, सब ऑर्डिनेट पार्टनर का मतलब सहयोगी बनकर इन दिस यूनियन, इस राष्ट्र के अंदर जो पुराने राष्ट्र थे वो मात्र एक सब ऑर्डिनेट माने सहयोगी बनकर रह गए। इस प्रकार हमने कुछ पॉइंटों के माध्यम से देखा कि ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया में किस किस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह नए सिंबल बनकर एक ब्रिटेन की यूनिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे कि कल्चर ने प्लेड माने निभाई एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन क्रिएटिंग निर्माण करने में किसके आइडिया माने विचार के, राष्ट्र के विचार को यूरोप में किस तरह से कल्चर ने संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यूरोप में नेशन को आगे बढ़ाने में। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमांटिज्म। रोमांटिकिज्म का मतलब होता है रोमानीवाद। ये कहता है रोमांटिज्म वाज ए कल्चर मूवमेंट। रोमानीवाद, वाज माने था, कल्चर माने एक सांस्कृतिक मूवमेंट, एक आंदोलन था विच सोट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। ये कहता है कि जो विच माने जो, साउट माने चाहता था, टू डेवलप माने विकसित करना, ए पार्टिकुलर फॉर्म एक विशेष रूप, किसका, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, राष्ट्रीयवादी सेंटीमेंट माने भावनाओं का। यानी कि इसमें हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि रोमांटिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके द्वारा टू डेवलप विकास किया जाना था एक विशेष रूप का राष्ट्रवादी सेंटीमेंट माने भावनाओं का। रोमांटिक आर्टिस्ट, रोमांटिक माने रोमानीवादी, जो आर्टिस्ट माने कलाकार थे, वर अगेंस्ट का मतलब विरोधी थे, किसके, ग्लोरिफिकेशन माने महिमा मंडल, किसके, महिमा मंडन के, ऑफ रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, रीजनिंग माने तर्कवाद, तर्क जो किया जाता था, एंड साइंस और विज्ञान की महिमा मंडन का वो विरोध करते थे। एंड फोकस, वो ज्यादा फोकस माने बल देते थे ऑन इमोशन, भावनाओं पर। इंस्टीट्यूशन माने अंतर्दृष्टि पर, आंतरिक रूप की दृष्टि पर। एंड ये कहता है मिस्टिकल फीलिंग माने रहस्यवादी भावनाओं पर वो ज्यादा जोर देते थे। दे वांटेड, वो चाहते थे, टू शेयर माने साझा, एक कोलेक्टिव हेरिटेज, कोलेक्टिव का मतलब सामूहिक और हेरिटेज माने विरासत, वो एक साझी सामूहिक विरासत चाहते थे। एंड एक कॉमन कल्चर, और एक साझी संस्कृति चाहते थे, किसकी, पास्ट अतीत की, एज द बेसिक ऑफ ए नेशन एक राष्ट्र के आधार के रूप में।
वो ये चीज़ें चाहते थे। तो हमने इसमें रोमांटिज्म क्या है और वो क्या चाहते थे उसके बारे में भी हमने एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया। उसके बाद हम देखते हैं और कल्चर ने क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अब हम इसके बाद बात करते हैं ऐसा ही एक जॉन गोटफ्रीड वाज वन ऑफ द फेमस, ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है, वाज वन ऑफ द फेमस, एक फेमस माने प्रसिद्ध रोमांटिक जर्मन यानी कि रूमानीवादी जर्मन फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक था। हु क्लेम, वह दावा करता था, क्या दावा करता था, टू जर्मन कल्चर, सच्चा जर्मनी संस्कृति, वाज टू बी डिस्कवर, खोज की जानी चाहिए, एमोंग द कॉमन पीपल, वहां के आम लोगों में, जिसे क्या कहा जाता था, डास वोक। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि जर्मन की सच्ची संस्कृति वहां के आम लोगों के बीच में बसती है। अब हम बात करेंगे पोलैंड ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्चर प्लेड, संस्कृति ने भूमिका निभाई, एन इंपॉर्टेंट रोल, कल्चर ने प्लेड माने निभाया एक महत्वपूर्ण भूमिका इन एरोजिंग माने उत्पन्न करने में, द स्पिरिट माने भावनाएं, किसकी भावना, नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद की, किसमें, इन पोलैंड के अंदर। आल्सो विच हैज बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th century बाय द ग्रेट पावर। पोलैंड, अब पोलैंड के बारे में बता रहे हैं, पोलैंड विच हैज बीन पार्टीशन, जिसे पार्टीशन माने जिसका टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे 18th century के एंड में बाय द ग्रेट पावर। ग्रेट पावर माने महान शक्तियों ने जिसके टुकड़े कर दिए थे, जिसमें रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया था। हम उस पोलैंड की बात कर रहे हैं। उसमें कल्चर ने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वहां के लोगों में स्पिरिट माने भावना जागृत करने में, नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद की। इवन थो, हालांकि उसके पार्टीशन होने के बाद पोलैंड लंबे समय तक एक्सिस्टेड माने मौजूद नहीं रह सका, एंड इंडिपेंडेंस टेरिटोरीज, एक आजाद, इंडिपेंडेंस माने आजाद और टेरिटोरी माने क्षेत्र के रूप में। बट नेशनल फीलिंग, जो राष्ट्रीयवादी फीलिंग भावनाएं थी, वर किप्ट माने अब भी, अलीव माने जिंदा थी पोलैंड के लोगों में। थ्रो, किसके द्वारा, ये कहता म्यूजिक, संगीत के द्वारा, एंड लैंग्वेज, किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कहता है कैरोल करपिंस्की का ये एग्जाम्पल देता है, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल। ये कहता है उसने सेलिब्रेटेड माने मनाया, नेशनल स्ट्रगल, वो मनाता था राष्ट्रीय संघर्ष को, थ्रू हिज ओपेरा, किसके द्वारा, अपने ओपेरा के द्वारा, एंड म्यूजिक के द्वारा उसने राष्ट्रीय संघर्ष को जारी रखा। टर्निंग फोक डांस, ये कहता है कि टर्निंग माने बदल गए, फोक माने लोक, डांस माने नृत्य, जो लोक नृत्य थे वहां के गांव में जो नृत्य थे, टर्निंग माने वो बदल चुके थे। लाइक कौन कौन से नृत्य, जैसे कि ये पहला नाम बताता है पोलिनिस और दूसरा नाम बताता है माजूरका, इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, यानी कि राष्ट्रीयवादी प्रतीकों में। अब हम बात करते हैं स्लेविक कल्चर, स्लावी संस्कृति की। डिफरेंट, अलग अलग, स्लेविक, ये कहता है अलग अलग स्लेविक नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे, स्ट्रगल टू डिफाइन, उन्होंने संघर्ष किया। ये कहता है अलग अलग स्लावी राष्ट्रवादियों ने संघर्ष किया, टू डिफाइन माने वर्णन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को, एंड इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को। दिस स्ट्रगल, यह संघर्ष, आल्सो लीड, आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार संस्कृति ने यानी कि कल्चर ने प्लेड माने निभाया एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका को उसने निभाया, क्या करने में, लोगों में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयवाद की भावना को जागृत करने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनलिस्ट टेंशन, राष्ट्रवादी तनाव एमर्ज माने उत्पन्न हो गया इन बाल्कान क्षेत्र में। क्या कारण था कि बाल्कान क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव उत्पन्न हो गया, जो हमें प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गया। शुरू करते हैं हम बाल्कान रीजन। पहले तो हम बात करेंगे बाल्कान क्षेत्र था क्या। द बाल्कान वाज ए रीजन, बाल्कान एक क्षेत्र था, ऑफ जियोग्राफिकल, भौगोलिक रूप से, एंड एथिक यानी कि भौगोलिक और
इसमें एथनिक का मतलब जातीय, वेरिएशन माने विभिन्नता थी, यानी कि बाल्कान क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। कंप्रेसिंग मॉडर्न डे, जिसमें आज के आधुनिक डे यानी कि आधुनिक समय में जो शामिल थे, जो राज्य शामिल थे, उनमें नाम आता है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड ये कहता है मोंटीनिग्रो। ये क्षेत्र आज के समय के उस समय बल्कान क्षेत्र में शामिल थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये कहता है हुज इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को बोर्डली माने आमतौर पर कहा जाता था स्लाव, यानी कि बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को स्लाव कहकर पुकारा जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान, एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका, बाल्कान क्षेत्र का, वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर यानी कि ओटोमन साम्राज्य जो मुसलमानों का साम्राज्य था उसका हिस्सा था, यानी कि उस ओटोमन साम्राज्य ने कंट्रोल कर रखा था बाल्कान के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर। फिर क्या ऐसा हुआ कि वो एक तनाव का क्षेत्र यानी कि टेंशन का रीजन बन गया और हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर ले गया। एक्सप्लोसिव रीजन, एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक, रिलीजन माने ये क्षेत्र बन चुका था। कैसे, द स्प्रेड माने फैलना, ऑफ आइडिया माने विचार, जैसे जैसे विचार फैलने शुरू हुए किसके, रोमांटिक नेशनलिज्म यानी कि रोमानीवादी राष्ट्रवाद के इन द बाल्कान, बाल्कान क्षेत्र में, टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन माने विघटन। ये कहता है इसके साथ साथ विघटन शुरू हो गया, यानी कि अलग होना शुरू हो गया। वो कौन, बाल्कान क्षेत्र ओटोमन एम्पायर से, मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, जिस कारण ये क्षेत्र बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक हो गया। एक तो बाल्कान आजाद होता जा रहा था ओटोमन एम्पायर से, उसका वो हिस्सा, दूसरा वहां पर रोमांटिक यानी कि रोमानीवादी राष्ट्रवादी विचार फैलने शुरू हो गए थे, जिस कारण वहां की स्थिति विस्फोटक हो गई। कैसे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक टकराव होने शुरू हो गए। एज द डिफरेंट, जैसे जैसे, डिफरेंट माने अलग अलग, स्लेविक यानी कि वहां पे रहने वाले जो निवासी थे, स्लेविक नेशनलिस्ट यानी कि स्लाविक जो उदारवादी थे, उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया, संघर्ष, डिफाइन माने परिभाषित करने के लिए अपनी पहचान को, इंडिपेंडेंस अपनी आज़ादी को। वैसे ही बाल्कान एरिया बिकम माने बन चुका था वो एरिया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंस माने गहरे, कॉन्फ्लिक्ट माने टकराव, गहरे टकराव होने शुरू हो गए। जैसे वो ओटोमन साम्राज्य से मुक्त हुआ, ये कहता वहां पर हर एक स्लेविक नेशनलिस्ट अपनी पहचान अलग बनाने की कोशिश करने लगा, जिस कारण वहां पे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद शुरू हो गए। द बाल्कन स्टेट वर फोर्सली, बाल्कन के जो राज्य थे वर फ्यूरियसली जेलियस, फ्यूरियसली का मतलब भारी और जेलियस माने ईर्ष्या करने लगे ईच अदर, एक दूसरे स्टेट से जैसे वो आजाद हुए। एंड ईच होप, और हर स्टेट की आशा थी, टू गेन, गेन माने वो प्राप्त कर ले, मोर टेरिटोरी, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को, एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, दूसरों से अपना राज्य बढ़ाने के लिए। ये था वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो बाल्कान क्षेत्र में फैल ही चुका था। इसके साथ साथ क्या हुआ, सोर्स ऑफ रिवेलरी, रिवेलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, मुकाबला। बाल्कान मुकाबला का भी साधन बन गया, किसके बीच में, भारी बिग पावर, बड़े बड़े बिग पावर्स के बीच में। जैसे ही बिग पावर, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, उन्हें ये लगा कि यहाँ पर ये ओटोमन साम्राज्य से बाहर आ रहा है, तो उन्हें लगा क्यों न ओटोमन साम्राज्य से बाहर आने के बाद इसको आजाद होने की जगह क्यों न हम ही इसे अपना गुलाम बना ले उसके, जबकि अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पहले ही चल चुका था। मैटर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, ये सारा मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल हो गया। द सिचुएशन, इस स्थिति को, इस मैटर ने इस स्थिति को, सिचुएशन माने स्थिति को, कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल कर दिया, बिकॉज क्योंकि बाल्कान आल्सो बिकम, अब बाल्कान जो क्षेत्र था वो बन चुका था सीन ऑफ बिग पावर रिवेलरी। रिवेलरी का मतलब मैंने बताया था प्रतिस्पर्धा, मुकाबला। बिग पावर माने बड़ी शक्तियों के बीच
मुकाबले को, बाल्कान क्षेत्र पर अधिकार को लेकर बड़ी शक्तियों के बीच में मुकाबला यानी कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कहता है इसी समय के दौरान देयर वाज एन इंटेंस माने यहां पर गहरी, रिवेलरी माने मुकाबला था एमोंग किसके बीच में, यूरोपियन पावर्स को लेकर, यूरोपियन पावर्स में किसको लेकर, ओवर ट्रेड, इसमें व्यापार को लेकर, एंड कॉलोनीज, इसको उपनिवेश बनाने के चक्कर में, एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। नेवल एंड मिलिट्री माइट मतलब नौसैनिक एंड सैन्य ताकत को लेकर यहां पर अपना व्यापार और इसे उपनिवेश बनाने के लिए उनमें गहरी प्रतिस्पर्धा हो गई। सीरीज ऑफ वार, परिणाम क्या निकलना था, ईच पावर, हर पावर, चाहे वो बिग पावर में रसिया थी, जर्मनी थी, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, वर कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कान। ये कहता है हर बिग पावर जिसके मैंने अभी नाम लिए थे, वर्किन माने चाहता था, ऑन काउंटरिंग माने कब्जा करना चाहता था, होल्ड ऑफ अदर पावर्स, दूसरे की पावर्स को कम करके, ओवर द बाल्कन के ऊपर, एंड एक्सपेंडेड और बढ़ाना चाहता था अपना कंट्रोल पूरे के पूरे क्षेत्र पर। जिस बिग पावर की इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम निकला, दिस लीड, यह हमें ले गया ए सीरीज, एक श्रृंखला चल पड़ी युद्धों की, इन द रीजन, इस क्षेत्र में, और अंत में इसका परिणाम निकला फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। इससे हमें पता चलता है कि बाल्कान का जो एरिया था वो मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया था और उसमें क्यों तनाव बना रहा और किस तरह वो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बना। थैंक यू।